देखिए अभी तक हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा है कि सबसे पहले बिजनेस रिस्क क्या होते हैं। बिजनेस के जो होते हैं वो अपने इनहेरेंट रिस्क होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है बिजनेस के फाइनेंसिंग डिसीजन से डिफरेंट होते हैं। साथ में लिखा गया कि कुछ सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण बिजनेस इंक्लूड्स बिजनेस रिस्क ऑकर करते हैं। तो वेरिएबिलिटी ऑफ डिमांड, सेल प्राइस, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज, उसके बाद कॉस्ट सम टाइम फिक्स होता है, तो वहां पर भी आपके रिस्क रहते हैं। फिर कहा गया कि बिजनेस रिस्क सेम रहता है रिगार्डलेस ऑफ द हाउ द फर्म इज बीइंग फाइनेंस। आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसे होंगे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बिजनेस रिस्क सेम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जी कि आपके बिजनेस के कुछ रिस्क होते हैं जिसको आप इंश्योरेंस करके रिड्यूस कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल दिया गया कि आप लॉस ऑफ प्रॉपर्टी के लिए करा लीजिएगा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लीजिएगा, फिर अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करा लीजिएगा। दिस काइंड ऑफ स्टेप्स इफ यू आर टेकिंग, तो आप अपने बिजनेस के रिस्क को मैनेज कर पाइएगा। मैनेज करने का मतलब कम कर पाना या मिटिगेट कर लेना, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो होता है। बोला गया कि बिजनेस का जो रिस्क होता है उसको मेजर करते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज के साथ। तो बात आता है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज करता क्या है। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो होता है वो एक तरह का मेजर्स होता है जो बोलता है साहब आपके सेल्स से आपके नेट प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका जो मेजरमेंट है उसको हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बोलते हैं। तो इसीलिए इसका फार्मूला होता है जी साहब चेंज इन अर्निंग ईबीआईटी डिवाइड बाय चेंज इन सेल। और इसका दूसरा तरीका ये होता है कि अगर ये दो पीरियड, पहला जो फार्मूला होता है वो मान लो कि दो पीरियड पे आपने अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज चेक करना होता है, तब अगर आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो होता है सिंगल लेवल पे अगर आपको चेक करना है तो आपको लिखना पड़ता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। दिस सवाल ये वाला क्वेश्चन आप पीछे भी पढ़ चुके हैं रेशियो में। आगे आता है जी फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। तो फाइनेंशियल रिस्क वो होता है जो बिजनेस के फाइनेंसिंग से रिलेटेड या बिजनेस के सोर्स ऑफ कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इट्स एसोसिएटेड विद द डेट फाइनेंसिंग और द प्रेफर्ड फाइनेंसिंग, क्योंकि डेट ऑफ और डेट में क्या होता है और प्रेफर्ड फाइनेंसिंग में क्या होता है कि आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेफरेंस डिविडेंड अग्रीड वैल्यू पे देना पड़ता है या फिर आपको इंटरेस्ट देने पड़ते हैं। तो इस तरह के आप डिसीजंस लेते हैं उससे आपके ईपीएस में फर्क पड़ता है। तो इन्होंने बताया कि डेट फाइनेंसिंग इंक्रीजिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ द अर्निंग बिफोर टैक्स, ईपीआईटी को उसकी वेरिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। Thus, along with the business is contribute the uncertainty of the net income, यानी आपके ईपीएस के ऊपर भी ये इम्पैक्ट करता है। तो सब बोलता है कि आपकी जो होता है जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है उससे आपकी ईबीआईटी कम हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जो है आपको एक बेनिफिट्स होता है प्रेफरेंस डिविडेंड में और डिबेंचर्स पे क्या क्या आपको बेनिफिट्स होता है। डिबेंचर के इंटरेस्ट में आपको टैक्स का बेनिफिट्स हो जाता है लेकिन प्रेफरेंस में आपको टैक्स की बेनिफिट्स नहीं मिलती है। अब सवाल आता है कि द वॉल्यूम ऑफ चॉइस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी अफेक्ट्स द इन्वेस्टमेंट रिस्क। एडिशनल रिस्क फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिटर्न में सबसे ऊपर क्या है अनसर्टेनिटी अबाउट द इंटरेस्ट रेट, उसके बाद क्या है करेंसी एक्सचेंज रेट और कमोडिटी प्राइस। तो इस तरह के जो रीजंस होते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट रिस्क को क्या करती है इम्पैक्ट करती है। एंड दीस आर द फैक्टर्स व्हिच इंपैक्टिंग योर इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो रिस्क है फाइनेंशियल रिस्क है उसको ये इन्फ्लुएंस करती है। फिर टाइम सेंसिटिविटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसका मतलब ये होता है जब आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कराते हैं तो समटाइम आपने देखा होगा कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म। इसका मतलब क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में आदमी चाहता है कि चलो इससे पैसे तो ज्यादा दिन नहीं आएंगे, लेट्स ट्राई टू गेट सम मोर मनी, ठीक है। तो इस तरह के भी डिसीजन आपके फाइनेंशियल रिस्क को इम्पैक्ट करते हैं। अब छोटा सा सवाल यह है कि बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क को डिफरेंशिएट करना है। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है, इट्स इनहेरेंट रिस्क ऑफ द बिजनेस, ठीक है, बिफोर द फाइनेंसिंग डिसीजन। तो आपके ये डिसीजंस होते हैं वो क्या होते हैं जी इनहेरेंट रिस्क वाले जो डिसीजंस होते हैं। हेलो साबिर मोहम्मद, हेलो साबिर मोहम्मद, आप फरहीन के आईडी पे हो क्या? हम्म, अच्छा चले कोई नहीं, ठीक है जी। तो आपके जो बिजनेस रिस्क होते हैं वो क्या होते हैं फॉर्म के जो इनहेरेंट रिस्क होते हैं बिजनेस के अपने वो इनहेरेंट रिस्क होते हैं, उसको फाइनेंसिंग डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है,
ठीक है, इन्होंने सीधे बोल दिया कि इट्स रिमेन्स द सेम, वो हमेशा सेम रहेगा रिगार्डलेस हाउ द फॉर्म इज बीइंग फाइनेंस। आपका फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा है कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बिजनेस के रिस्क को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बात आती है जी फाइनेंशियल रिस्क की, तो ये एसोसिएट होता है कि आप अपने बिजनेस के अंदर में कितनी डेट रखी हुई है, कितनी इक्विटी रखी हुई है, ये उससे उसके चेंजेस के ऊपर आपके जो कंपनीज के अंदर जो रिस्क पड़ जाते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो रिस्क होती है उसको हम फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। और उसका रियल इम्पैक्ट कहाँ पे मिलता है आपको, ईबीआईटी पे मिलता है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि फाइनेंशियल रिस्क जो होता है उसको अगर आपको मेजर करना है तो यू नीड टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज अगेन क्या बोलता है, इट्स अ मेजरमेंट, एक तरह का क्या है मेजरमेंट है। बोलता है कि ईबीआईटी में जो चेंज होगा उसका रियल इम्पैक्ट ईपीएस पे क्या पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे बोला गया, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस गिवन अ परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि ऑपरेटिंग इनकम में चेंजेस होगा उसका रियल इम्पैक्ट ईपीएस पे क्या पड़ेगा। और यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी लिखा हुआ है, ये लिखा गया है दो पीरियड्स के कॉन्टेक्स्ट में। मान लो कि पीरियड 1 में कुछ आपकी ईबीआईटी रही होगी, पीरियड 2 में कुछ ईबीआईटी रही होगी, दोनों के बीच में कोई चेंजेस आए होंगे। पीरियड 1 में आपकी कोई ईपीएस रही होगी, पीरियड 2 में कोई ईपीएस रही होगी, दोनों के बीच में आपने चेंजेस किया और दोनों के चेंजेस को आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो आप उसको डीएफएल के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। अगेन बात आती है जी कि डीएफएल अगर आपकी सिंगल लाइन पे चेक करना है तो, यानी कि दो पीरियड नहीं है, एक ही पीरियड में है तो आप क्या करेंगे, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी का फार्मूला लगाएंगे, देन यू विल गेट द डीएफएल। नाउ हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे इलस्ट्रेशन ले लेते हैं और अपना डीओएल, डीएफएल और ईबीआईटी सारा चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि सेल्स किया आपने पीरियड 1 पे, पीरियड 2 पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने 15,000 सेल किया, यहाँ पे आपने 18,000 सेल किया। उसके बाद आपका वेरिएबल कॉस्ट है, मान लीजिए 60% है, तो आपने 60% का ले लिया। बाकी जो आएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उसको हम बोलते हैं जी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, आगे इसमें हमारे पास फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट का डेफिनेशन दिया हुआ है कि इट विल बी रिमेन सेम विद इन द रेलेवेंट रेंज। तो रेलेवेंट रेंज का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी के अंदर में जो भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन करो आपका फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। इसका मतलब अगर हमारे बिजनेस की कैपेसिटी 20,000 यूनिट बनाने की है और हम 20,000 के नीचे कुछ भी यूनिट्स बना रहे हैं तो मेरा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉस्ट जाएगा। अगर मैं 21,000 बनाऊंगा तो मेरी कैपेसिटी इनहांस हो गई तो मेरा फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स विद इन द रेलेवेंट रेंज, इसका डेफिनेशन यही है। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ जी साहब आपका फिक्स कॉस्ट 5,000 का है, इसका मतलब ये है जो रिजल्ट बन के आएगा वो आएगा जी ईबीआईटी। अब सवाल आता है जी ईबीआईटी का फार्मूला क्या है। ईबीआईटी का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करते हैं तो आपका ईबीआईटी आ जाता है। अब मान लीजिए कि आपको एक इंटरेस्ट देना पड़ता है और आपका कैपिटल स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आपके बिजनेस में इक्विटी है और आपके इसमें डिबेंचर है। डिबेंचर और इक्विटीज में, डिबेंचर्स में क्या होता है कि आप जब इंटरेस्ट देते हैं तो आपके टैक्स की बेनिफिट्स मिल जाती है, दैट इज द ओनली बेनिफिट्स व्हेन यू आर गोइंग विद द डिबेंचर। और डिबेंचर तब बेनिफिशियल होता है जब आपके पास बहुत प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं और आपको लगता है कि हमको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा एंड यू वांटेड टू ट्रेड ऑन इक्विटीज, तो आप क्या करते हो, डिबेंचर इशू कर देते हो ताकि आपको एक फिक्स, आप उनके पैसे से बिजनेस अर्न करो इक्विटी वाले के लिए। ठीक है, तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे कब हमको डिबेंचर इशू करना चाहिए, कब हमको इक्विटीज इशू करना चाहिए, दैट आल्सो सिचुएशंस वी विल कवर इन द लेटर पेज। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं एक मान के चल रहा हूँ 10,000 की कैपिटल है, तो 10,000 के कैपिटल में 4,000 का डिबेंचर है और 6,000 का ये है, और डिबेंचर का रेट दिया हुआ है जी 4% का। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है दोनों सिचुएशंस में। तो मैं बोलूंगा जी साहब आपके लिए इंटरेस्ट कितना आएगा, 160 रुपए, 160 रुपए। तो अभी जो चीजें निकल के आई उसको बोलते हैं जी ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स निकल के आ गई। अब इसके ऊपर अगर आपने टैक्स देनी है, क्वेश्चन में टैक्स दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि 40% का टैक्स रेट है कॉर्पोरेट टैक्स, 40% का आपका
कॉर्पोरेट टैक्स। इसका मतलब ये है जी आप 840 के ऊपर 40% लगा देंगे और इधर भी आपने लगा देंगे, तो आपके पास जो है एट द एंड जो बचेगा, चूंकि प्रेफरेंस नहीं है तो इसी को मान लिया जाएगा, नेट इनकम को ही मान लिया जाएगा, इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है जी। तो नेट इनकम को आप यहाँ पे मान लेंगे, क्योंकि आपके पास कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो आप प्रेफरेंस डिविडेंड 0 लिख लें। ठीक है, 0 लिखने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ गया 504, इधर 1205। ठीक है, अब हमारे पास अगर ये 6000 का था और ये 10 रुपए वाला है, फेस वैल्यू 10 रुपए वाला है, इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे पास, तो नंबर ऑफ शेयर्स आप बोलेगा जी 600 के नंबर ऑफ शेयर्स है। अगर ये 10 रुपए के फेस वैल्यू की है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये जी साहब आपके पास जो है 10 रुपए के फेस वैल्यू के, इसका मतलब है कि 600 इक्विटी शेयर होल्डर है। तो अगर आपने ईपीएस चेक करना है जी, ईपीएस अगर आपने चेक करना है तो अर्निंग पर शेयर क्या आएगा, डिवाइड बाय 600 और इधर 2 रुपया 40 पैसा। तो देख लीजिए ऊपर से हमने सारे दो फॉर्मेट्स, मतलब एक बिजनेस का 2 पीरियड में हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। अब आता है जी हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है, मान के चलते हैं कि हम सिर्फ एक पीरियड पे काम कर रहे हैं, तो एक पीरियड में हमें अगर डीओएल निकालना है, डीओएल का मतलब होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज और डीएफएल का मतलब होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। डीओएल जो मेजर करता है वो बिजनेस के रिस्क को मेजर करता है, डीएफएल जो मेजर करता है वो फाइनेंशियल के रिस्क को मेजर करता है। तो डीओएल का फॉर्मूला क्या होता है जी, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी होता है जी साहब। तो इसका मतलब ये है कि कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का रिलेशन चेक करना है जी। तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितने हैं, 6000 के हैं, और हमारी ईबीआईटी कितने की है, 6 की है। और डीएफएल जो होता है वो किस चीज को मेजर करता है, आपके फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करता है। तो फाइनेंशियल रिस्क इसका फार्मूला क्या होता है, आपने लिखना होता है जी ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, ये निकालना पड़ता है। तो चलिए हम ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी करके चेक करते हैं। तो 1000 डिवाइड बाय 840 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.19। तो ये हमने सिंगल पीरियड पे निकाल के देख लिया। अब चूंकि बिजनेस सेम है तो सिनेरियो तो सेम रहेगी, बट अब हमने चेक करना होता है व्हेन देयर इज अ डिफरेंट पीरियड में होता है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सबसे पहला फार्मूला होता है डीओएल का, उसका फार्मूला ये होता है कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यानी 1 रुपए में सेल्स के कारण आपकी ईबीआईटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका मेजरमेंट जो करता है उसको हम बोलते हैं जी साहब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अब सवाल आता है जी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैसे निकालूंगा, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालने की निंजा टेक्निक है, देयर इज अ वन वे ऑफ डूइंग इट, ये कर ले फिर ये कर ले और डिवाइड बाय दिस कर ले, यानी कि 1.2 लिख सकते हैं आप। तो आपने 1.2, अगर इसको परसेंटेज के फॉर्म में अगर आपको एक्सप्रेस करने का दिल है तो आप 120% करके लिख लीजिए। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे जी साहब 120, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी के लिए वर्ड लिखेंगे जी साहब 120। अब परसेंटेज चेंज इन सेल्स के लिए आप क्या करेंगे, सेम फार्मूला लगेगा जी, नए साल का लेस पुराने साल का मल्टीप्लाई बाय दिस। तो आप देखेंगे जी आपका परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है जी, 20% है। तो आप अपना आंसर्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आप बोलेंगे कि देखो जी 20% पे चेंज होने से आपको 120% का डिग्री ऑफ ईबीआईटी में चेंज आता है। इसका मतलब होता है कि अगर मैं एक 1% से अगर मैं सेल्स को इंक्रीज करता हूँ तो रियल में हमारा ऑपरेटिंग इनकम जो होता है वो 6 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे जी आपका आंसर आएगा 600% लिखा हुआ। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में अगर आप ले लेते हैं तो आंसर विल बी 6। तो आप इसको एक्सप्रेस करेंगे जी साहब ऐसा है कि अगर 1% से सेल्स अगर आपका चेंज हुआ है, इसका मतलब है 1% से यदि सेल आपका बढ़ गया तो आपका 6 टाइम आपकी ईबीआईटी बढ़ जाएगी। एक टाइम अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है तो 6 टाइम आपकी ऑपरेटिंग इनकम बढ़ जाएगी। तो ये एक फार्मूला हो गया। आगे दूसरा फार्मूला क्या होता है, डीएफएल। तो डीएफएल में आपने क्या चेक करना होता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब अभी जो चेक करने का है वो क्या है कि आपकी ईबीआईटी में ईपीएस में क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपकी ईबीआईटी में जो चेंज होता है। तो अगेन सेम फार्मूला आप यहाँ पे कॉपी करके चेक कर लें। तो आपने बोला जी साहब ऐसा है कि 143 जो है वो ईपीएस है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया जी साहब 143% डिवाइड बाई 120 करेंगे तो आप उनको कह सकते हैं जी कि ऐसा है कि
1.19, यानी आप इसको बेटर के इसको एक बार पहले कॉपी कर लें। तो ईबीआईटी का इसका ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज 120 था और आपकी ईपीएस का परसेंटेज चेंज 143 था। 143 ऊपर जाएगा, 120 नीचे आएगा। तो आप कह सकते हो कि जी साहब ऐसा है कि अगर ईपीएस में 1% का चेंज आता है तो ईपीएस में 1.43 टाइम्स का चेंजेस आता है, 1.19% का चेंजेस आता है। तो इस तरह की मेजर जब हम करते हैं तो यहाँ पर हमारा दो मेजर्स हुआ। पहला मेजर जो ऑपरेटिंग लेवल पे हुआ एंड दैट इज फॉर द बिजनेस रिस्क। उसके बाद जो सेकंड मेजर हुआ वो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर के लेवल पे हुआ, दैट इज अवर फाइनेंशियल रिस्क। यहाँ तक में अगर किसी के कोई सवाल है तो प्लीज पूछ ले भाई। हेलो हेलो, कोई सवाल है तो पूछ ले। चले करा देते हैं जी। डीओएल का मतलब होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो होता है वो मेजरमेंट होता है बिजनेस के रिस्क का। तो वहां पे आप जो इंटरप्रेट करते हो वो इंटरप्रेट करते हो जी साहब 1% का यदि चेंज मैं लाऊंगा तो आपको सेल्स में आपके ऑपरेटिंग इनकम में कितना परसेंट का चेंज आएगा, तो वो उसको मेजर करते हैं थ्रू टीएफएल, थ्रू डीओएल। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे पहले तो पीरियड लेवल पे चेक किया, यानी सिंगल अकाउंटिंग सिंगल पीरियड पे चेक किया। तो सिंगल पीरियड का फार्मूला होता है जी कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना था, 6000 था और ईबीआईटी 1000 था। इसका मतलब था 6000 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अब सवाल आता है जी अगर हमारे पास दो पीरियड है सेम कंपनी है तो वहां पर हम चेक करेंगे जी सेल्स में चेंजेस क्या हुआ और हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम में क्या चेंजेस हुआ। तो हमने देखा कि सेल्स में जो चेंज है वो सिर्फ 20% का चेंज है, लेकिन हमारा जो ऑपरेटिंग इनकम में चेंज है वो 120% का चेंज है। इसका मतलब ये हो रहा है कि 6 टाइम इम्पैक्ट है, 6 टाइम फर्क पड़ता है। यानी कि 1 रुपए से अगर सेल्स बढ़ रहा है इसका मतलब एट द एंड जो ऑपरेटिंग इनकम बढ़ेगा वो कितना रुपए से बढ़ जाएगा जी, 6 रुपए से बढ़ जाएगा। ये इस टाइप का मेजरमेंट है जो आपको हेल्प करता है समझने के लिए कि आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है ऑपरेटिंग लेवल पे। ठीक है। अभी हमारे पास एक सवाल बनेगा जहाँ पे हमको दोनों दो टाइप के बिजनेस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ, दोनों टाइप के बिजनेस को हम एसेस करके चेक करेंगे कि कौन सा बिजनेस हमारे लिए मतलब कौन सा बिजनेस हमको क्या ईबीआईटी प्रोवाइड करे, और बेस्ड ऑन दैट आई विल कमेंट कि कौन सा बिजनेस आपके लिए सही होगा या गलत होगा, कौन सा ज्यादा रिस्की होगा, कौन सा कम रिस्की होगा। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि देखिए साहब ऐसा है कि एक कंपनी है जिसका नाम है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव तो मतलब पता ही होगा कि बहुत सोच सोच के काम करता होगा। तो इन्होंने बोला कंजर्वेटिव है जिन्होंने बोला हुआ है कि जी हमने 20 स्टॉक इशू किए हुए हैं कॉमन, और हमारे पास सिर्फ 500,000 का 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लिया हुआ है, बोरो किया हुआ है। लेकिन जो अग्रेसिव कंपनी है उसने क्या किया, नंबर ऑफ इक्विटीज कम इशू किया हुआ है। बाकी का पैसा कहाँ से उठाया हुआ है जी, बाकी का पैसा उन्होंने डिबेंचर से उठाया हुआ है। क्लियर। अभी हमारे पास दोनों के इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं जी, हमारे पास दोनों के इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। बताया गया कि जी उनकी जो अभी करंट पोजीशन है, बोल रहे हैं कि जो सेल कर रहे हैं वो 1000 सेल कर रहे हैं और उनको लगता है कि दे विल सेल 1250। ऐसा उनको लगता है कि वो 25% से बिजनेस को ग्रो कर लेंगे। ठीक है। तो आगे हम अब इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कॉपी करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको समझने में आसान हो जाएगा। मैंने बोला जी साहब ऐसा है कि मैं सेल कर रहा हूँ अभी 1000, पीरियड 2 में मेरा चांसेस है कि मैं 1250 अर्न कर लूँ। इसका मतलब परसेंटेज के फॉर्म में मैं कितना परसेंटेज अर्न करने वाला हूँ, 25% अर्न करने वाला हूँ एक्स्ट्रा, ऐसा मेरे को लगता है। फिर आगे सवाल ने आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है दैट इज द 60%। तो आपने 60% का वेरिएबल कॉस्ट रखा हुआ है, तो इसका आप 60% निकाल लो। तो 1000 का 60% कितना होता है जी, 600, 1250 का 60% कितना होता है, 750। तो आपने निकाल लिया। तो आपका क्या निकला है जी, कॉन्ट्रीब्यूशंस निकाला है। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस आपने निकाल लिया जी। ठीक है। आगे मैं क्वेश्चन में आपके पास फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था, फिक्स कॉस्ट को मैंने बता दिया था कि फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स विद इन द रेलेवेंट रेंज। तो फिक्स कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ जी साहब आपको 200 का फिक्स कॉस्ट पड़ने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ईबीआईटी होने वाली है वो कितने की होने वाली है, ईबीआईटी 200 और 300 की होने वाली है। ठीक है। तो ये हमारे पास ईबीआईटी बन के आ गया है। क्या बन के आ गया जी, ईबीआईटी बन के आ गया। आगे आप सवाल आता है जी ईबीआईटी तो बन के आ गया, अब मेरे को चेक करना है जी हम कौन सा बिजनेस का कर रहे हैं जी, कंजर्वेटिव का कर रहे हैं। और कंजर्वेटिव में बोला गया कि $500 का 10% के हिसाब से डिबेंचर इशू किया हुआ है।
तो $500 का, तो इनका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है? इनका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा है जी कि 500 का डिबेंचर्स है इनके पास और 10% डिबेंचर है। कितना परसेंट डिबेंचर है? 10%। इसका मतलब अगर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो हम कितने का इंटरेस्ट देंगे जी साहब? हम इसका इंटरेस्ट देंगे जी 500 का 10%। इसका मतलब कि हम 50 रुपए का इंटरेस्ट देने वाले हैं ऑल टुगेदर। ठीक है, अब हम जब इंटरेस्ट देके जो बचेगा वो हमारे लिए क्या आ जाएगा जी? 150 और 250 हमारे लिए क्या आ जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में टैक्स का रेट 40% दिया हुआ है, तो हम 40% का टैक्स दे देंगे गवर्नमेंट को। तो टैक्स का रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है जी 40% का टैक्स रेट है। इसका मतलब ये है जी कि 150 का हम 40% टैक्स दे के चले आएंगे और 250 का टैक्स देके चले आएंगे। बाकी जो बचेगा वो मेरे लिए क्या बच जाएगा जी? मेरे लिए 90 और ये क्या बच जाएगा? ये मेरे लिए नेट इनकम बच जाएगा और यही मेरे लिए इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर रह जाएगा। यही मेरे लिए क्या हो जाएगा? इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। आगे अब सवाल आता है जी हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स थे जी 20। हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे जी? 20 थे। इसका मतलब अगर हमको ईपीएस चेक करना हुआ तो ईपीएस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? 90 डिवाइड बाई 20 कर देंगे और हम यहाँ पे देखिए अब हमने क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया जी साहब दोनों के बीच का गैप। तो हमने देखा जी ईपीएस में हमारा जो अर्निंग है वो क्या है? वो उसके परसेंटेज हमने चेक किए तो उसका परसेंटेज निकल के आएगा जी 67% के आसपास बन के आएगा। 67% का जो है हमारा किसमें फर्क हो रहा है? ईपीएस में फर्क हो रहा है। ठीक है जी, और आगे हमने और एक जगह चेंजेस निकालने हैं। वो कहाँ पे निकालने हैं? ऑपरेटिंग इनकम में लेवल पे, दैट इज कॉल्ड द ईबीआईटी के लेवल पे। अब हम यहाँ पर से सवाल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि आपका सेल्स जो है यदि 25% से बढ़ेगा, यदि 25% से बढ़ रहा है तो आपका ईबीआईटी 50% से हो रहा है। इसका मतलब आपने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जब निकालने की कोशिश करी होगी तो आपने क्या लिखा होगा जी? आपने लिखा होगा जी आपकी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो 2 है। वो क्या है? 2 है। इसका मतलब अगर आप एक टाइम अपने सेल्स को बढ़ाएंगे तो आपका ऑपरेटिंग इनकम 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। आइए, ये तो हमने कंपैरिजन करके चेक किया था। अब हम अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम चेक करें तो भी हमको पता चल जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड चेक करते हैं तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो अगेन हम कह सकते हैं जी साहब ऐसा है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 रुपए से सेल्स बढ़ाएंगे तो 2 रुपए से हमारा ऑपरेटिंग इनकम बढ़ जाएगा। आगे हम यहाँ पे चेक करेंगे जी डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है जी अर्निंग ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी डिवाइड बाय ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। तो आगे हम यहाँ पे इस फार्मूला को अगर यूज करते हैं तो हम चेक करते हैं जी हमारा कितना आया? 1.33 आया। अब हम इसको फिर से चेक करते हैं कंपैरेटिवली प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो हम बोलेंगे जी ऐसा है जी कि हमारा अर्निंग में फर्क कितना पड़ा? ऑपरेटिंग इनकम में फर्क होने के कारण। तो हम बोल देंगे जी कि हमारा जो फर्क पड़ा है 1.33 का फर्क पड़ा है। यानी हम इसको अगर इंटरप्रेट करेंगे तो हम बोलते हैं कि अगर ऑपरेटिंग इनकम मेरा क्या हो रहा है? ऑपरेटिंग इनकम अगर 1 रुपए से बढ़ रहा है तो मेरा अर्निंग पर शेयर जो है 1.33 रुपए से बढ़ रहा है एब्सोल्यूट नंबर में अगर हम बात को करें तो ये हमारा जो था ये सारे कंजर्वेटिव बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा रही थी। नाउ वी विल सी फ्रॉम द अग्रेसिव बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो अग्रेसिव में क्या है? इनका कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा डेट है, ज्यादा से ज्यादा डेट है। अगर ये अग्रेसिव बिजनेस है तो इनका ज्यादा से ज्यादा क्या है जी? डेट है। तो आइए हम इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कैसे काम करता है अगर यही बिजनेस अग्रेसिव होता है तो आइए, तो सबसे पहले डेट का हम स्ट्रक्चर चेंज करते हैं क्योंकि अग्रेसिव में आपके पास 1500 का डिबेंचर है। कितने का डिबेंचर है जी? 1500 का। बाकी सारे इंफॉर्मेशन सही है, ठीक है। बाकी सारे के सारे नहीं, यहाँ पे आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है जी? 30% है। अच्छा, हाँ, 30% पे है। बिजनेस है, बोल रहा है कि 1000 both the company have the same level of $200 EBIT
कंपेयरिंग द इनकम स्टेटमेंट बोथ द कंपनी दिया हुआ, ठीक है। 1000, 3700, 700 में से 1000 में 600, 400, 200। अच्छा, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को उसने चेंज कर दिया था, ठीक है। तो दो टाइप के हैं। इन्होंने क्या किया था, जो अग्रेसिव बिजनेस है उन्होंने बोला जी साहब ऐसा है कि मैं फिक्स कॉस्ट पे ज्यादा पैसे लगा दूंगा ताकि मेरा वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि आप देखिएगा जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होते हैं, वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट थोड़े कम होते हैं। उनकी रीजन ये होती है कि वो इनिशियली कैपिटल में इतने पैसे लगा देते हैं कि उनको वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी सी सेविंग हो जाती है। इसका राइट एग्जांपल ये होता है कि आप कोई बड़े बिजनेस हाउसेस में जाइएगा तो आप देखिएगा कि उसने बहुत सारे सामान खरीदे हुए हैं कैपिटल में, और उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि उनको बहुत सारा काम घर में कराना पड़ता है, बाहर से लेना नहीं पड़ता, तो उनके वेरिएबल कॉस्ट थोड़े कम हो जाते हैं। तो बताया गया कि साहब ऐसा है, इनका फिक्स कॉस्ट जो है वो 500 है, क्योंकि ये अग्रेसिव है, इन्होंने कैपिटल पे ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसके कारण इनको फायदा ये हुआ कि इनका वेरिएबल कॉस्ट जो हुआ वो कम हो गया, ठीक है। इनका वेरिएबल कॉस्ट कम हो गया, 500 में से 300, 300 में से 500, 30%। अच्छा, 30%। तो इनका जो है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया जी। तो अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से EBIT का परसेंटेज पता चल गया, यहाँ से हमको सेल्स का परसेंटेज पता चल गया, यहाँ से हमें सेल्स का ये निकल के आ गया, यहाँ पे EBIT का हमें परसेंटेज इंक्रीज समझ में आ गया। अभी हम चेक करते हैं जी इंडिविजुअल लेवल पे। तो हमने क्या किया, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, ये फार्मूला हमने यूज किया, कंट्रीब्यूशंस डिवाइड बाय EBIT। तो ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का फार्मूला है। तो हमने क्या निकाला, 3.5 आया। फिर हमने इसको दूसरे वाले फार्मूले से चेक किया, वो क्या था, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यानी इसको अगर हम इंटरप्रेट करें तो हम कहेंगे जी साहब 1 रुपए का सेल करने के कारण आपका ऑपरेटिंग इनकम में 1 रुपए का, यदि आपको सेल्स में इंक्रीज हो रहा है तो 3.5 रुपए का आपको ऑपरेटिंग इनकम में इंक्रीज होगा। तो ये है एक्चुअल में इसकी लॉजिक, अगर मैं मतलब रियल इंटरप्रिटेशन इज दिस ओनली। अब आता है जी DFL के बारे में। तो DFL हम इंडिविजुअली पहले कैलकुलेट किया। अब हमारे पास जो इंटरेस्ट फैक्टर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये अग्रेसिव है, तो हमने यहाँ पे 1500 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है। सॉरी, इंटरेस्ट जो है ठीक है। अभी हम चेक किया तो यहाँ पे हमारे पास जो DFL आया, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आया, वो क्या आया कि हमारे पास 4 आया। तो हमने चेक किया पहले EBIT डिवाइड बाय EBT करके। तो EBIT डिवाइड बाय EBT किया तो हमारे पास क्या आया, 4 आया। अब हम इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं जी ऑपरेटिंग इनकम में यदि 1 रुपया बढ़ेगा या 1% बढ़ेगा तो हमारा जो नेट इनकम है वो 4% से बढ़ जाएगा। वो कितना परसेंट से बढ़ जाएगा जी साहब, 4% से बढ़ जाएगा। फिर हमने उसको वहां पर किसके फॉर्म में चेक किया, परसेंटेज के फॉर्म में भी चेक किया। तो पता चला जी 350% चेंजेस हो रहा है अगर मेरा EBIT 88% से चेंज हो रहा है। अगर हम उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन आएगा 4, और इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि 1% से यदि आप अपना ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज करते हैं तो आपका जो है अर्निंग पर शेयर जो है वो 4 टाइम्स से इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हमने सारे के सारे कैलकुलेशंस यहाँ पे बना लिए। अब हमें निकालना होता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज या डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज। तो ये क्या होता है, ये होता है DOL मल्टीप्लाई बाय DFL, DOL मल्टीप्लाई बाय DFL। तो अभी हमारे पास सवाल में अगर DOL और DFL का मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे तो ये DOL 2 था और DFL हमारे पास कितना था जी, 1.3 था। तो पिछले वाले सवाल में हमारा आया था 2.67 का हमारे पास डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज आया, और नए वाले बिजनेस में हमारा क्या आया था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हमारे पास कितना था, 3.5, और ये कितना है, 14 है। तो हमारे पास डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज जो आया वो कितना आया, 14% आया। तो अब हम देखते हैं दोनों के बारे में। तो देखिए डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज यहाँ पे आया 2.67, यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया था 2.67, और यहाँ पे आया डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज 14। इसका मतलब यह है कि जो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज जिस बिजनेस का ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि वो बिजनेस ज्यादा रिस्की होगा। वो क्या होगा जी, वो बिजनेस ज्यादा रिस्की होगा। तो इसको आप इस तरह से आप इंटरप्रेट
कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी कंबाइंड लीवरेज ज्यादा होगी वो बिजनेस उतना ज्यादा लीवरेज होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ जी कंबाइंड बिजनेस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, जिसको हम डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज या कंबाइंड लीवरेज कहा जाता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। तो आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है जी। और आप उसको बताते हैं जी साहब एक्चुअल में 1 रुपए से चेंजेस अगर किया तो नेट चेंजेस में क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो अब हम इसको इंटरप्रेट करते हैं कि 1% से यदि आपने सेल में इंक्रीज किया तो आपके ऑपरेटिंग इनकम में सॉरी आपके अर्निंग पर शेयर में 2.67 का फर्क आएगा। लेकिन ये चूंकि बिजनेस रिस्की है तो यहाँ पे क्या होगा, यदि 1% से सेल्स को अगर आप आगे लेके जाइएगा तो आपका 14% से अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। लेकिन ऑन द अदर साइड आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि 1% से सेल्स अगर घटेगा तो 14% से इसका अर्निंग पर शेयर डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की बिजनेस है, ठीक है। तो जिसके DCL ज्यादा होंगे वो ज्यादा रिस्की होगा, जिसके DCL कम होंगे वो कम रिस्की होगा, ठीक है। तो ये ऑल टुगेदर जो बिजनेस रिस्क और उसके रिलेशंस और उसके कैलकुलेशन, जी बोलिए। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, रिजल्ट्स होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज का कंबाइंड इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल लिया 2 आया, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकाल लिया 1.3 आया, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट कितना आया 2.67 आया, क्योंकि ये कंजर्वेटिव बिजनेस है। तो हम इसको इंटरप्रेट करेंगे तो साहब 1% के सेल इम्पैक्ट से आपका जो ऑपरेटिंग इनकम, आपका जो EPS है वो 2.67 साइड टाइम या तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। अगर सेल 1 रुपए से बढ़ाइएगा तो आपका EPS 2.67 से बढ़ जाएगा। अगर आपका सेल 1 रुपए से गिरेगा इसका मतलब ये है कि आपका अर्निंग पर शेयर 2.67 से नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हो, ये उसके मतलब हुए। और चूंकि दूसरा जो अग्रेसिव बिजनेस था वहां पे क्या हुआ, वहां पे हमने देख लिया कि जो हमारा जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज था वो 3.5 था और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज था वो 4 था। तो दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज जो निकला हमारा वो 14 निकला। तो अगर हम इसको इंटरप्रेट करेंगे तो हम बोलते हैं साहब ऐसा है कि डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज जो होता है वो बताता है कि 1% का सेल्स में चेंज होने के कारण आपके अर्निंग पर शेयर में क्या चेंजेस आएगा। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फार्मूला जो होता है वो सिंपल है, वो ऐसा होता है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, ठीक है। अब इसको अगर लिख के करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन EPS कितना था हमारा 350, तो आप यहाँ पर से 350 ले लीजिए। नीचे में परसेंटेज इन चेंज इन सेल्स कितना है 25, तो आप अगर इसको रिलेशंस को अगर ये कीजिएगा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका 14 आएगा। इसका मतलब ये है कि अब आप उनको बताइएगा जी साहब कि अगर 1% का सेल्स में चेंज हो रहा है तो आपका 14% का 14 टाइम्स डिफरेंस आ जाता है आपके अर्निंग पर शेयर में। तो एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं वो सुन लीजिए। एग्जाम में बेसिक सवाल आते हैं कि जी बिजनेस रिस्क कौन से फार्मूले से आप निकाल सकते हो, हाउ डू यू मेजर, तो आपको ऑब्जेक्टिव में लिखना पड़ सकता है कि बिजनेस के रिस्क अगर निकालने हैं तो हम DOL से निकाल लेंगे, अगर फाइनेंस के रिस्क निकालते हैं तो DFL से निकाल देंगे, और बिजनेस ओवरऑल अगर हमें बताना है कि कौन सा बिजनेस ज्यादा अग्रेसिव है या कौन सा बिजनेस आपके लिए कम रिस्की है तो हम डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज से बता सकते हैं। क्योंकि अगर डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज ज्यादा है इसका मतलब है कि बिजनेस इज मोर रिस्की, क्योंकि जितना ये सेम डायरेक्शन में जाएगा सेम इम्पैक्ट इसका रिवर्स डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर बिजनेस 1% से सेल अगर लॉस करेगा तो अर्निंग पर शेयर में 14% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में इसकी जो लॉजिक है इसके पढ़ने की। हाँ जी जैन साहब बोले, थोड़ा सा फॉर्मूला है, एक दो सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ वो किया हुआ था लेकिन एक बार फिर से कर लिया ना आपने। चले, अब बता रहा है कि फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज क्यों करते हैं, जरूरत क्यों पड़ती है भाई, जरूरी क्या है मैनेज करने का।
तो इन्होंने बोला कि देखिए फाइनेंशियल रिस्क को जो मैनेज करने की जो रीजनिंग है या सम ऑफ द रीजंस है वो कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि देखिए पहला बोला है कि मोस्ट ऑफ द कंपनी अटेम्प्ट टू कंट्रोल देयर एक्सपोजर बाय फॉलोइंग द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी यानी रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे उसके लिए वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, कोई एसओपी बना के डिफाइन करते होंगे और कंपनी को उसको फॉलो करना पड़ता होगा। इसके लिए तरीका क्या बोल रहा है, रिस्क मैनेजमेंट कैन हेल्प टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी ऑफ द कंपनीज फ्यूचर कॉस्ट फ्लो। फ्यूचर के कैश फ्लो के में क्या बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आए, बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं आए, इस चीज को वो स्मूथ करने के लिए कुछ ना कुछ लगाते रहेंगे, कुछ ना कुछ टेक्टिक्स लगाते होंगे, कुछ ना कुछ मिटिगेशंस के रिस्क को कैसे वो कंट्रोल करेंगे या रिस्क को कैसे रिड्यूस करेंगे, उसके लिए कोई ना कोई तरीका लगाते रहेंगे। ठीक है जी। तो इन्होंने बताया कि देखिए उसके लिए हमारे पास जो है सम ऑफ द अप्रोच कंपनी अम्प्लॉय टू मिनिमाइज द और मैनेज द रिस्क, यानी कुछ तरीका होता है जिसके थ्रू वो अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। तो पहला तरीका होता है जी हेजिंग। पहला तरीका क्या होता है, हेजिंग। तो हेजिंग में क्या होता है, हेजिंग को आप आसान तरीके से ये समझ लीजिए कि अगर आपको कोई फ्यूचर में पेमेंट करने हैं, ठीक है, फ्यूचर में कोई पेमेंट करने हैं, तो आपका सबसे बड़ा जो रिस्क होगा, जो अंदर से जो आपको इंट्यूशन आएगा, कहीं रेट बढ़ ना जाए, कहीं रेट बढ़ ना जाए। ये आप समझिएगा, ये इस सवाल को या इस पोर्शन को आप समझिएगा फॉरेन करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मान लीजिए कि आप इंडिया में बैठे हैं और आपका आईएनआर का रेट जो है अभी आपको 20 रुपए का है, ठीक है, और आपको 6 महीना के बाद पैसे देने हैं, आफ्टर 6 मंथ पैसे देने हैं, और आपका सबसे बड़ा टेंशन क्या है कि पता नहीं इंडिया का रेट कहीं 22 ना हो जाए, क्या ना हो जाए, 22 ना हो जाए। इसका मतलब जो आज मेरे को देना है 1000 दिरहम, 1000 दिरहम अगर हमको पे करना है तो बेसिकली हमको कितना पैसा चाहिए, सिर्फ इंडिया का 20,000 रुपया चाहिए होगा इफ आई वांट टू पे इट नाउ। बट अगर हमको 6 महीना अगर हम वेट कर लिए तो मेरे को कितना देना पड़ जाएगा, 22,000 रुपया देना पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सामने वाले को तो हमको सेटल करना है दिरहम में, और उस समय हमको दिरहम कितना में बाई करना पड़ेगा, 22 रुपए में बाई करना पड़ेगा। तो मेरा जो सबसे बड़ा रिस्क क्या है बताइए, मेरा रिस्क ये है कि कहीं प्राइस बढ़ ना जाए, कहीं प्राइस इंक्रीज नहीं हो जाए। तो हमको अगर हेज करना होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहेंगे कि हम हेज करें तो हम फ्यूचर में कुछ बाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे जी, बाई कर लेंगे, फ्यूचर के डेट का डिलीवरी का आइटम बाई कर लेंगे, जिसको हम लॉन्ग बोलते हैं अपने अकाउंटिंग के लैंग्वेज में। अकाउंटिंग के लैंग्वेज में उसको बोलते हैं जी लॉन्ग कर लेना, यानी फ्यूचर में सामान को बाई कर लेना। ठीक है जी। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट आप अभी एकदम बेसिक लेवल पे समझ लो कि आपने इंडिया में बैठे हो और आपको 1000 दिरहम की लायबिलिटी पे करनी है। आज अगर पे करते हो तो 20 रुपए में पे हो जाएगा, इसका मतलब इंडिया का 20,000 में वो लायबिलिटी सेट ऑफ हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू सेटल दिस लायबिलिटी आफ्टर 6 मंथ, और आपको लगता है कि 6 महीना में रेट इज गोइंग टू बी 22, तो आपको एक रिस्क है कि साहब अभी जो 20,000 में होने वाला है आगे 22,000 लगेगा। तो अपने आप को इफ यू वांट टू हेज योरसेल्फ, तो आप क्या करोगे, फ्यूचर में सामान बाई कर लोगे अभी के प्राइस पे, उसके लिए छोटी मोटी कुछ प्रीमियम देनी पड़ती है। ठीक है, उसका अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर फ्यूचर्स हो सकते हैं, कॉल बाई करना, पुट बाई करना, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आपको होएगा, लेकिन वो सब आपको इंडिविजुअली पढ़ना है। बट अभी जो आपको समझना है कि आपको अगर हेज करना है तो आपको बाई करना पड़ेगा फ्यूचर में। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बताया गया है, बहुत आसान तरीके से बताया गया है। तो इसमें बताया कि हेजिंग क्या है, हेजिंग एक तरह का, हेजिंग जो होता है इट्स अ मेथड फॉर रिड्यूसिंग द एक्सपोजर फॉर द एडवर्स फ्लक्चुएशन इन द प्राइस। यानी आपको लग रहा है प्राइस बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी आपको पे करना है, लेना होगा तब शायद आप सोचोगे कहीं प्राइस 18 रुपए हो गया तो मुश्किल है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। अगर आपको पे करना है तो आपका जो दिमाग में जो थॉट आएगा वो आएगा प्राइस बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आपकी रिसीवेबल है तो आपके दिमाग में थॉट आएगा कहीं प्राइस गिर तो नहीं जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ टाइम में आपको हेज करना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपने आप को सेफ करना पड़ेगा। हेज का मतलब क्या होता है, अपने आप को सेफ प्ले कराना। ठीक है, तो ये मेथड्स फॉर रिडीलिंग एक्सपोजर फॉर द एडवर्स फ्लक्चुएशन, क्योंकि आप जैसा चाह रहे हो उसका उल्टा हो जाएगा, तो ये एडवर्स हो जाता है। किस चीज में, प्राइस में, इंटरेस्ट के रेट में, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट में। तो अभी मैंने आपको एक्सचेंज रेट का एग्जांपल दे दिया है। अभी प्राइस का एग्जांपल कैसे दे सकता हूँ कि मान लो आपको लगता है कि आपको 6 महीना के बाद कोई आयरन का कोई स्टॉक लगने वाला है और वो भी मैट्रिक टन में लगने वाला है, तो आपका थोड़ा सा डाउट रहेगा प्राइस बढ़ ना जाए।
ठीक है। तो वहां भी अगेन आप सोच रहे हो फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस। अगर आपको लग रहा है कि 6 महीने के बाद आपका प्रोडक्शन कंप्लीट होगा और आपको सामान बेचना है, तो आपको डर होगा कहीं प्राइस कम ना हो जाए, तो दोनों टाइप में आपको सोचना पड़ेगा, प्राइस बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्राइस घटने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए वर्ड लिखा गया एडवर्स फ्लक्चुएशन इन प्राइस, यानी एक साइड में नहीं देखना है आपको, बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है और सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट में भी चेंजेस हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट में कब हो सकते हैं? अगर आपने फ्लोटिंग रेट में इंटरेस्ट लिया हुआ है तो रेट बढ़ गया। अगर आपने पैसा डिपॉजिट रखा हुआ है तो कोविड में देखिएगा बैंक ने सारे इंटरेस्ट कट कर दिए, तो आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट कट हो जाएगा, तो ये भी एक रिस्क है। फॉरेन एक्सचेंज का सिंपल एग्जांपल है, अभी आप पे करोगे 20 रुपए, आगे 6 महीने के बाद आपको लगता है कि 22 रुपए हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी रिकवरी है तो आपका एक डाउट हो सकता है कि 18 रुपए में मेरे को मिले। तो इस टाइप के आपके सिचुएशंस आ सकते हैं। तो कंपनी बोल रहा है कंपनी हेज एन इन्वेस्टमेंट बाय टेकिंग द ऑफसेटिंग पोजीशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर फ्यूचर में आपको पे करना है, ठीक है, तो बोरो कर लीजिए। इस टाइप के सिचुएशंस आते हैं, तो आपको ऑफसेटिंग ट्रांजैक्शंस करने हैं। जो काम फ्यूचर में करना है उसका उल्टा आज करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने आप को हेज कर पाइएगा। आगे हम लोग हेजिंग के ऊपर कंप्लीट सम्स है, ठीक है। अभी सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जा रहा है कि एक मेथड है जिसे अपने आप को आप सिक्योर कर सकते हो, अपने आप को सेफ कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग द हेजिंग। हेजिंग में क्या करना पड़ता है, जो ट्रांजेक्शन आपको रियल में एग्जीक्यूट करना है उसका उल्टा ट्रांजेक्शन आज आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, ठीक है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट में बोल रहा है कॉमन फॉर्म ऑफ हेजिंग इंक्लूड द फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए। साहब ऐसा है कि मेरे को फ्यूचर में ये सामान इस प्राइस में दे दो, कॉल या पुट ऑप्शन बाई कर लीजिए, डिपेंड कि आपकी रिसीवेबल है या पेबल है, एंड ट्रांसफर द राइट रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग द प्राइस टू द अदर पार्टी। साइमल्टेनियसली सेल और परचेस कर दिए, राइट टू बाय, राइट टू सेल, इस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ हेजिंग अरेंजमेंट क्या होता है, ये आपकी जो रिस्क होता है इसको ये एलिमिनेट करता है। द ओनली वन पर्पस इज टू रिड्यूस द रिस्क, ठीक है। आर्बिट्रेज में क्या होता है, आर्बिट्रेज में आपने क्या करना होता है कि आप एक मार्केट से खरीदते हो और दूसरे मार्केट में बेच देते हो, तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल सा प्राइस का डिफरेंस मिल जाता है, जो आपके लिए क्या हो जाता है, प्रॉफिट। ये जो इंटेंशन होती है ना, ये जो आर्बिट्रेज की इंटेंशन होती है, ये प्रॉफिट मेकिंग इंटेंशन होती है। आप मान लो कि दुबई में पैसा 4 रुपए में ब्याज में मिल रहा है और इंडिया में इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न मिलेगा 8 रुपया, तो आप क्या करोगे, यहाँ से बोरो करके इंडिया में इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको 4% का बेनिफिट मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू द फ्लक्चुएशन रिस्क को एडजस्ट करने के बाद। तो यहाँ पर जो आपने किया उसको आर्बिट्रेज कहते हैं कि एक इकोनॉमी से आप पैसा उठाते हो, दूसरे इकोनॉमी में आप इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है। या मान लो कि इंडिया में वो सस्ते प्राइस में पैसे मिल रहे होंगे, यूएई में आपको ज्यादा डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट मिलेंगे, तो वहां से पैसा उठा के यहाँ लगा दोगे, लेकिन यहाँ पे लगा दोगे, बट यहाँ जो ऑब्जेक्टिव्स होगा वो कभी भी रिस्क को रिड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि यहाँ पे प्राइस डिफरेंस के प्रॉफिट को अर्न करने का ऑब्जेक्टिव होता है। तो इन्होंने बोला कि परचेज करो वन मार्केट से और दूसरे मार्केट में जाके सेल कर दो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग द प्रॉफिट। यानी आपने जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रखा है, नॉट टू मिनिमाइज द रिस्क बट टू मेक द प्रॉफिट, प्राइस डिफरेंस के कारण, ठीक है। बोला है द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रॉफिट फ्रॉम वन इकोनॉमी इनएफिशिएंसी फ्रॉम वन मार्केट इनएफिशिएंसी, यानी एक मार्केट में कम पैसे पे काम हो पा रहा है तो आप उसकी बेनिफिट्स उठा सकते हो। दूसरा होता है जी मैच्योरिटी मैचिंग। ये क्या होता है, ये बड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मैच्योरिटी मैचिंग का मतलब ये होता है कि जो चीज आपको चाहिए ना, ठीक है, मान लो कि आपको एक एसेट को चेंज करना है, तो आप धीरे धीरे करके आप एक जगह से पैसे, आप इतना है, मान लो कि 5 साल एक एसेट की लाइफ है, तो आप 5 साल तक का बोरो कर लो, ताकि एक तरफ से उसका पेमेंट खत्म हो जाए, एक तरफ उसकी लाइफ खत्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि यहाँ पे एकदम यह है कि मैच्योरिटी मैचिंग क्या होता है, टू फाइनेंस शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट विद शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट विद लॉन्ग टर्म। तो आपके पास एमसीक्यू में आएगा जी मैच्योरिटी मैचिंग का मतलब क्या समझते हैं, तो आप बोल सकते हो कि जिस टाइप के प्रोजेक्ट में पैसे लगने हैं उसको उसी सोर्स से उठाने हैं। अगर हमको कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लगने हैं तो हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग लेनी है, अगर शॉर्ट टर्म में लगने हैं तो हम शॉर्ट टर्म में लेंगे। दूसरा और एग्जांपल लिया गया है कि एग्जांपल ऑफ इसमें कंपनी बाइंग द इक्विपमेंट विद द प्रोजेक्ट विद द यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर। तो आप जब भी फाइनेंसिंग कराएंगे वो फाइनेंसिंग भी 5 इयर्स की होनी चाहिए, ताकि जैसे जैसे इसके लायबिलिटी पे ऑफ होगी वैसे वैसे वो एसेट को आप यूटिलाइज कर लिए रहेंगे। तो ये भी तरीका क्या होता है, ये मैच्योरिटी मैचिंग क्या होता है, एक तरह का आपके लिए रिस्क मिटिगेशन होते हैं। दूसरा एक और तरीका हो सकता है, वो होता है जी स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब ये होता है कि आपके अंदर में कभी कभी आपको मार्केट में मौका मिल जाता है,
ठीक है, जो इस तरह का बेटिंग टाइप का होता है। मार्केट में बहुत सारे कभी क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड अप्स एंड डाउन हो जाते हैं, उसका जो बेनिफिट्स आपको मिलता है ना, वो बेनिफिट्स कहा जाता है जी स्पेकुलेशन। तो यहाँ पर रिस्क काफी होता है, क्योंकि आप कभी कभी क्या होता है, बाजार एक बार में गिरा होता है और आप सस्ते में माल खरीदते हो और दोबारा दोबारा बाजार गिर जाता है। ठीक है, यानी क्या होता है कि आपने मान लो कि रिलायंस के शेयर खरीदने थे, आप मान के चले बाजार में 1000 रुपए में ट्रेड कर रहा था, किसी दिन वो 800 में आ गया और आपने हटाक से सारे पैसे लगा दिए 800 में। ठीक है, अगर बाजार फिर से 900 में चला गया तो आपको तो बहुत ज्यादा इनकम हो जाएगा, लेकिन अगर बाजार 700 में आ गया तो आपको बिग अमाउंट ऑफ लॉस हो जाता है। तो ये हेजिंग की तरह नहीं होता, बल्कि ये बहुत रिस्की काम होता है, बहुत रिस्की काम होता है। इट इज लाइक अ बेटिंग। So involve the risk taking and betting the direction to the market. Unlike the betting, it's attempt to reduce the speculation, assuming the significant risk based in the place of the particular investment will go up and down. तो आपको ऐसा लगता है, ये इंट्यूशन बेस्ड काम होता है, इसमें आपका कोई बहुत ज्यादा रिस्क मिटिगेशन नहीं होता। ये आपको लगता है कि बाजार और गिरेगा, तो आप क्या करते हो, आप उसको सेल करके अपने आप को सेव कर लेते हो, या आपको लगता है कि बाजार और उठेगा तो फिर आप होल्ड कर लेते हो। तो इस टाइप के आप डिसीजन लेते हो, और ये काफी रिस्की डिसीजन होता है। दूसरा आता है जी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। वो तो आपने समझ ही लिया था कि पोर्टफोलियो इज नथिंग, इट्स अ डाइवर्सिफाइंग ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, ताकि आप सारे, और उसके लिए आपने पीछे पढ़ भी लिया था कि आपका कोरिलेशन ऐसा होना चाहिए, दोनों के बीच में -1 होना चाहिए, यानी कि दोनों, अगर एक इन्वेस्टमेंट अगर पॉजिटिव में मूव करे, दूसरा नेगेटिव में, तो आपके पास स्टेबल इनकम आएगा। अदरवाइज वो क्या होगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो आपके लिए वो सही पोर्टफोलियो नहीं है, क्योंकि जिस वक्त प्राइस गिरेगी उस वक्त वो आपके लिए बिग लॉस हो जाएगा। इट्स अ मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट डाइवर्सिफाई द रिस्क इन ऑर्डर टू अचीव द हाईएस्ट एग्रीगेट रिटर्न। यानी आपको ओवरऑल इनकम, यानी ओवरऑल स्टेबल इनकम पाने के लिए आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस टाइप्स के आपके थोड़े से थ्योरेटिकल थे, बट इट्स अ वन टाइम रीडिंग। अगर आप पढ़ते हो तो ठीक, नहीं पढ़ते हो तो गलत बात है भाई, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी किसी